अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग कर रहे हैं CS504 के शॉर्ट नोट्स के बारे में कर रहे थे, जो फाइनल टर्म रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको हर लेक्चर से इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ, जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो लेक्चर नंबर 23 को हम कर चुके थे, 24 को भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे जी लेक्चर नंबर 25। लेक्चर नंबर 25 में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी ज़ीरो इंस्टॉल। देखें, जब हम बात करते हैं ना प्रोसेसिंग की ऑन अ क्लाइंट साइड, तो हमें जब देखते हैं कि जब क्लाइंट साइड पे कोई प्रोसेसिंग ना हो ना, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़ीरो इंस्टॉल है, यानी भी इस पर कोई काम नहीं किया गया। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है थिन क्लाइंट साइड की। जब हम थिन क्लाइंट मॉडल की बात करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि प्रोसेसिंग एक ही सर्वर पर पूरी डन हो जाती है। जब हम ज़ीरो इंस्टॉल की बात करते हैं, तो जो नेटवर्क इन्वायरमेंट होती है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है सर्वर साइड को कि वो इस पे आके प्रोसेस करे, वो ऐड करे कोई भी नंबर जो कि सर्वर का होगा, और ये शेयर करेगा फिर प्रोसेसिंग लोड को। तो ये होता है जी ज़ीरो इंस्टॉल। हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। When there is no or little processing done at the client side, it different from ये यहाँ तक आप client side is called zero install, और इसके बाद आप लिखेंगे it differs from thin client model in a way that in case of thin client model, the entire processing is done by single server, whereas इन केस ऑफ ज़ीरो इंस्टॉल, अगर आपके पास आता है ना ज़ीरो इंस्टॉल को क्लाइंट सर्वर क्लाइंट मॉडल से डिफर करें या डिफ्रेंशिएट करें इन बिटवीन थिन क्लाइंट मॉडल एंड ज़ीरो इंस्टॉल, तो आप लिखेंगे जी थिन क्लाइंट मॉडल में ना entire processing is done by a single server, whereas in case of zero install, the network environment is used to distribute server-side processing by adding a number of servers which share processing load. ये होता है जी ज़ीरो इंस्टॉल। इसके बाद जी इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो थी एन टाई, थ्री टाइज, और ये दोनों चीज़ें हम एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। एन टाई, here the idea is to enhance the scalability and performance by distributing both the data and the application using multiple server machines. अच्छा, एन टाई को यूज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ी? देखें, एन टाई में एबिलिटी है कि वो इन्हांस करता है स्केलेबिलिटी को और परफॉर्मेंस को। जब वो डेटा को ट्रांसफ़र कर होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर होता है अमंग एप्लीकेशन, जब वो एप्लीकेशन को यूज़ कर होता है, उसमें डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर होता है, तो बहुत सारी सर्वर मशीन्स जुड़ती हैं, तो वो उसकी परफॉर्मेंस को बेहतरीन कर देता है, इन्हांस करता है। तो ये जी एन टाई का काम होता है। इसके बाद हम थ्री टाई की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन है आर्किटेक्चर लेयर की, या यूँ कह ले कि एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसपे आर्किटेक्चर लेयर रन करता है ऑन अ सेपरेट प्रोसेसर, यानी सेपरेट प्रोसेसर पर एक अलग जगह पर आकर आर्किटेक्चर रन करेगा, लेयर बनाएगा, एक एप्लीकेशन शो करेगा। ये वो लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स में अगर हम फॉर एग्जांपल लें, तो इन लेयर्स में क्या क्या आएगा? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और डेटाबेस लेयर। तीन हमारे पास आती हैं जी ये लेयर्स, जो हम लोग देखते हैं आर्किटेक्चर की लेयर जो होती हैं, वो जो सेपरेट प्रोसेसर पे रन कर रहा होता है। अब वो लेयर कौन कौन सी हैं? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और डेटाबेस लेयर। अगर हम एंटायर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं ना, तो सिस्टम के अंदर तीन लेयर्स या उससे ज़्यादा यूज़ की जा सकती हैं। अच्छा, अब हम इसे प्रॉपर इंग्लिश देख लेते हैं इसकी, क्योंकि आप लोगों ने वहाँ पे अपना प्रॉपर लिखना होगा। Each application architecture's layers may run on separate processor. These layers include presentation, application and database layer. In case of entire architecture, the system may have more than 3 layers. अगर हम डेटा फ्लो को देखेंगे, पाइप आर्किटेक्चर को, डेटा फ्लो और पाइप आर्किटेक्चर जो है ये अलग से इम्पॉर्टेंट है। देखें कि दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, और अब हम देखते हैं कि इनमें होता क्या है। ये यूज़ की जाती हैं जबकि
It is used when the input data is processed through a series of transmission to yield the desired output. Each filter work independently others. अच्छा, ये एक फिल्टर होता है, ये यूज़ किया जाता है जी डेटा को प्रोसीड करने के लिए एक सीरीज ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर। इसका बेसिक काम ये होता है कि आप जो चाह रहे होते हैं ना रिजल्ट, अगर एक प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे डेटा फ्लो पाइप आर्किटेक्चर है, तो वो हम जो आउटपुट चाह रहे होते हैं ना वो आउटपुट ये प्रोवाइड कर देगा हमें। इसके बाद है जी लेयर्ड आर्किटेक्चर। व्हाट इज लेयर्ड आर्किटेक्चर? ईच लेयर आइसोलेट द आउटर लेयर फ्रॉम द इनर कम्प्लेक्सिटीज। हर लेयर जो होती है ना वो अलग होती है आउटर लेयर से, या यूँ कह ले कि एक अलहदा हैसियत रखती है। जब इनर कम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ हम बढ़ेंगे ना आगे जाकर मैं बताऊंगी कि इनर कम्प्लेक्सिटीज में क्या क्या होगा। द आउटर लेयर ओनली नीड टू नो द इंटरफेस प्रोवाइड बाय द इनर लेयर। आउटर लेयर जो होती है ना उसे सिंपल ये पता होता है कि जो उसके अंदर की जो लेयर है वो उसे क्या ऑर्डर्स जारी कर रही है। देखिए अगर हम इसके एग्जांपल लेते हैं तो दरवाजे पे अगर दस्तक हो रही है तो अंदर जो बंदा बैठा है वो ही उसे रिप्लाई देगा ना, अगर नहीं है तो खामोशी होगी, अदरवाइज वो इनर लेयर बता रही होगी क्योंकि मैं हूँ। और ये सारी चीज़ें होती हैं जी इसमें। इसके बाद है जी रेफरेंस आर्किटेक्चर। इट इज़ ओनली अ रेफरेंस फॉर डिफाइनिंग प्रोटोकॉल्स। याद रखें रेफरेंस आर्किटेक्चर जो होता है वो प्रोटोकॉल को डिफाइन करता है, ऑन द अदर हैंड वो डिज़ाइन भी करता है। अब वो डिज़ाइन करता है फिर वो इम्प्लीमेंट करता है। जब वो प्रोटोकॉल को डिफाइन करता है, एक सिस्टम को वो डिज़ाइन करेगा तो उसे इम्प्लीमेंट करेगा दूसरी पार्टीज़ पर या दूसरे आर्किटेक्चर्स पर। ये सारा काम जी रेफरेंस आर्किटेक्चर कर रहा होता है। हम कह सकते हैं कि इट इज़ ओनली अ रेफरेंस फॉर डिफाइनिंग प्रोटोकॉल एंड डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम डिवेलप बाय डिफरेंट पार्टीज़। इसके बाद हमारे पास आता है पार्शनिंग द आर्किटेक्चर टू डिस्ट्रीब्यूट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डिफरेंट सब सिस्टम। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट भी कीजिएगा। देखें अब जो पार्शनिंग की हम बात कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, अलहदा उसके हिस्से बना रहे हैं। तो जब वो हम सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करते हैं, यानी कि जब हम काम कर होते हैं सिस्टम पर, उसके सब सिस्टम पर ना, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना डिस्ट्रीब्यूट करने की मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को, वो पार्शनिंग द आर्किटेक्चर करता है। तो हम करते हैं जिसकी प्रॉपर देख लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, पार्शनिंग जो होती है वो हॉरिजेंटल भी होती है और वो वर्टिकल भी होती है। To distribute the responsibilities to different subsystems so that we get a software system which is easy to maintain. Partitioning may be horizontal or vertical. अब जब हम बात कर रहे हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल की, तो हमें पता होना चाहिए कि हॉरिजेंटल क्या चीज़ है और वर्टिकल क्या चीज़ है। देखिए हॉरिजेंटल में आता है जी सेपरेट ब्रांच ऑफ द मॉड्यूल हेरिटरी फॉर ईच मेजर फंक्शंस एंड कंट्रोल मॉड्यूल्स आर यूज्ड टू कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन बिटवीन फंक्शंस। ये जो होती है ये एक सेपरेट ब्रांच है एक मॉड्यूल हेरिटरी की। इसमें जो इसका मेजर फंक्शन होता है ना वो कंट्रोल करना होता है। अब वो जब कंट्रोल करेगा ना, अब वो किस चीज़ को कंट्रोल कर, मॉड्यूल की जो है वो ब्रांच, तो वो मॉड्यूल्स को ही कंट्रोल करेगा। अब जब उन्हें कंट्रोल किया तो फिर उसने उसे यूज़ किया। अब यूज़ उसने कोऑर्डिनेट किया, यानी कि उसने कम्युनिकेशन को पर उसे यूज़ किया। अब कम्युनिकेशन की वजह से कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हुई और ये दो फंक्शंस के दरमियान कोऑर्डिनेशन होती है। तो यूँ कहेंगे कि हम एक ऐसी ब्रांच मॉड्यूल हेरिटरी की या यूँ इसे अगर और भी सिंपल मैं कर दूँ तो मैं कहूँगी कि ये एक ब्रांच है मॉड्यूल हेरिटरी की। इसका मेजर फंक्शन है कंट्रोल करना मॉड्यूल्स को, और फिर जब वो कंट्रोल कर चुका होगा तो वो यूज़ करेगा इस सारे प्रोसेस को कम्युनिकेट करने के लिए। अब जब वो कम्युनिकेट करता है तो इसका मतलब है कि दो फंक्शंस होने चाहिए। दो फंक्शंस होंगे तो वो कोऑर्डिनेट करेगा उनके साथ, तो ये सारा प्रोसेस हॉरिजेंटल कहलाता है। होप्स आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद है जी वर्टिकल। The architecture is partitioned in horizontal layer
having decision-making modules residing at the top and worker at the bottom. अच्छा, अब हॉरिजेंटल जब ये काम कर रहा है ना, वो मॉड्यूल्स को कंट्रोल कर रहा है, तो वो उसके अंदर एक और काम हो रहा है जी कि वर्टिकल में हमारे पास एक आ रहा होता है, एक आर्किटेक्चर है, वो हर चीज़ों को सेपरेट कर रहा है हॉरिजेंटल लेयर से. अब जब वो हॉरिजेंटल लेयर कंट्रोल कर रहा है मॉड्यूल्स को, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो कंट्रोल कर रहा है. वर्टिकल लेयर का काम है कि जी वो हर चीज़ को उठाएगा, उसकी पार्शनिंग कर रहा है, कहीं पे वो टॉप पे रख रहा है जी रिजाइडिंग को, यानी रिजाइडिंग मॉड्यूल्स को, और जो वर्कर्स हैं ना उन्हें वो बॉटम में सेपरेट कर रहा है. सो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉमनली सेपरेट कर रहा होता है हर चीज़ को, या पार्शनिंग कर रहा होता है. इसके बाद था जी द स्टैंडर्ड एंड मोस्टली रिकग्नाइज्ड पैटर्न टू बी फॉलोड फॉर SRS इज दैट स्पेसिफाइड बाय. ये क्वेश्चन था आपके पास, इसे मैंने हाईलाइट नहीं किया तो अभी कर लेते हैं. आपके पास एक क्वेश्चन आया कि एक स्टैंडर्ड और मोस्टली रिकग्नाइज्ड पैटर्न है जी, वो फॉलो करता है SRS जो कि स्पेसिफाइड है IEEE के साथ. सो जब हम वाई शुड एनीवन फॉलो सम अदर पैटर्न डिक्टेटेड बाय सम अदर लाइक गैंग गॉफ. अब आपसे कहा यह गया था प्रॉपर क्वेश्चन के अंदर कि एक स्टैंडर्ड है, एक मोस्टली यूज़ किए जाने वाला एक पैटर्न है जिसे हम कहते हैं SRS पर ना, एक पैटर्न को यूज़ किया जाता है. अब वो स्पेसिफाइड था ना IEEE के साथ. तो क्वेश्चन था कि क्यों हम किसी और पैटर्न को यूज़ करें, या कोई और कंपनी, कोई और एप्लीकेशन हमें अगर डिक्टेट कर रही है उसे यूज़ करने के लिए, तो आपका इसके मुताबिक क्या ख्याल है. तो आपने बताना था. तो इसका आंसर था जी यस, स्टैंडर्ड इज डिफाइंड बाय IEEE. हर स्टैंडर्ड जो डिफाइन होता है वो IEEE के साथ होता है, कि आपकी बुक में भी काफ़ी ज़्यादा है. IEEE की है जी, ये हर स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है. अगर हम ऑन द अदर हैंड गॉफ की बात करेंगे ना, तो गॉफ जो होता है वो पैटर्न्स यूज़ करता है. याद रखें, गॉफ जो होगा वो कलेक्शन ऑफ डिज़ाइन पैटर्न विच कैन बी फॉलोड, बट these two does not restricted the design pattern choice. अब जब स्टैंडर्ड की डिफिनेशन हमें IEEE से मिल गई, फिर हमें पता चला कि गॉफ जो है वो तो कलेक्शन ऑफ डिज़ाइन पैटर्न है जो कि हम फॉलो कर सकते हैं. बट ये दोनों जो है ना, ये दोनों रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, पाबंद नहीं करते डिज़ाइन पैटर्न की चॉइस को. ये हमें ये नहीं कहते कि आपने इससे ही यूज़ करना. देखिए क्वेश्चन में था ना कि डिक्टेट करेंगे, पाबंद कर देंगे, नहीं, वो हमें पाबंद नहीं करते. चॉइस ऑफ डिज़ाइन पैटर्न इज डिपेंडेंट अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम. अब जो डिज़ाइन पैटर्न की चॉइस होती है ना, वो सिस्टम पर डिपेंड करती है. अब सिस्टम पर क्या करेगी, देखिए सिस्टम जब काम करता है तो उसकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती हैं. तो हम कहेंगे कि रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम पर जो डिपेंड करता है चॉइस, कि वो जिस तरह चाहेगा वो डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करेगा. अगर हम बात करते हैं ना, इवन इफ IEEE स्टैंडर्ड इज़ नॉट फॉलोड इट डज नॉट मेक हार्म. अगर हम IEEE स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो कर रहे ना, तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, हमारे उस पे प्रोग्राम पर कोई इश्यू नहीं आएगा. डिज़ाइन पैटर्न कैन बी चूजन फ्रॉम गॉफ एंड इवन डिज़ाइन पैटर्न कैन बी हाइब्रिड और कस्टमाइज डिपेंडिंग अपॉन नीड. यानी कि डिज़ाइन पैटर्न को हम गॉफ से चूज़ कर सकते हैं, और ये डिज़ाइन पैटर्न जो होते हैं वो हाइब्रिड भी हो सकते हैं, वो कस्टमाइज डिपेंडिंग अपॉन नीड भी हो सकते हैं, यानी वो बनाए भी जा सकते हैं. इसके बाद ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसी लेक्चर में से, व्हाट इज मेंट बाय फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क क्या है? ये रियल और कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर होता है जी, ये इंटेंड होता है, ये हमें काम करने सर्व करता है, एक्सपोर्ट प्रोवाइड करता है या गाइड करता है. जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें तो हम कहेंगे कि बिल्डिंग्स के बारे में बता रहा होता है कि कैसे हम स्ट्रक्चर को उसको बढ़ा कर सकते हैं, डिज़ाइन कर रहा होता है ना भी किस तरह हम काम कर सकते हैं. एंड व्हाट इज इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क. अब आपसे पूछा गया कि इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क क्या है. इज इट same as famous Microsoft Net Framework? How do design pattern apply to framework? बेसिक आपका क्वेश्चन फ्रेमवर्क्स के बारे में था. आपसे पूछा गया था कि फ्रेमवर्क्स क्या हैं, इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क क्या हैं, क्या फेमस माइक्रोसॉफ्ट के ये सेम है, एज इट इज़ हैं, नेट फ्रेमवर्क है, या ये कैसे हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए. तो फ्रेमवर्क इज़ अ रियल और कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर इंटेंडेड टू सर्व एज अ सपोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और
guide for the building of something that expand to structure into something useful. वही बात जो मैंने आपको बताई थी. अगर एग्जाम्पल हम देखें तो नेट फ्रेमवर्क, इसके बाद हमारे पास इंटीग्रेटेड था. ओके, ये इसके एग्जाम्पल थे जी. नेट फ्रेमवर्क इज अ फ्रेमवर्क यूज टू डेवलप, डिप्लॉय एंड टू रन एप्लीकेशन बाय यूजिंग प्रोवाइडेड सर्विसेज, लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स. नेट फ्रेमवर्क ऐसा फ्रेमवर्क है, अगर आपसे एग्जांपल पूछते हैं कि जी फ्रेमवर्क, तो आपको चलो पता है, विद एग्जांपल बता देंगे. आप देखें, एग्जांपल नहीं है बट आपके मार्क्स के लिए एग्जांपल बहुत नेसेसरी होती है. तो नेट फ्रेमवर्क हम फॉर एग्जांपल देंगे. ये एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसे यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए. अब किसी भी चीज़ से मतलब प्रोग्राम, एप्लीकेशन, बेसिक इसकी एप्लीकेशन होती है. तो किसी भी एप्लीकेशन को वो डेवलप करेगा नेट फ्रेमवर्क, इसे डिप्लॉय करेगा और उसे प्रोवाइड भी करेगा सारी सर्विसेज आपके लिए, आसानी से आपको रास्ते दिखाएगा, हर चीज़ आपको बताएगा. तो ये सारा काम नेट फ्रेमवर्क करता है. इसके बाद था जी डिज़ाइन पैटर्न रिप्रेजेंट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम दैट अराइज when developing software within a particular context. अब जब डिज़ाइन पैटर्न्स की हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि ये वो पैटर्न्स होते हैं जो कि हमें सोल्यूशन बताते हैं किसी भी प्रॉब्लम की, जो कि जब रन कर रहा होता है ना कोई एप्लीकेशन या कोई प्रोग्राम, तो वो डेवलप हो जाती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर. कभी कभी हम अगर C++ आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो आप जब प्रोग्राम लिखते हैं तो रन करते हैं तो वहाँ पे आपको एरर मिलना शुरू हो जाते हैं. ये एक प्रॉब्लम हो गई ना. अब जब हम उसके देखते हैं ना एरर्स की लिस्ट, वो बताते हैं जी इस लाइन पे ये पॉइंट आपका गलत है, इस जगह पर आकर पॉइंट स्लैश वो हर चीज़ आपको बता देते हैं कि ये जगह कुछ कुछ गड़बड़ करी है आपकी, तो आपको उसे चेक करना है. आप सीधा उसी जगह पे जाके चेक करते हैं, तो वो ये सारा कुछ बताता है. इसी तरह डिज़ाइन पैटर्न काम करते हैं. पैटर्न कैन बी कैरेक्टराइज एज मोर एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रेमवर्क. पैटर्न्स जो होते हैं वो बेहतरीन डिस्क्रिप्शन बताते हैं जी फ्रेमवर्क की. इसमें इम्प्लीमेंटेड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. अब ये वो पैटर्न्स होते हैं जिन्हें हम आम जुबान में या यूँ समझ लें कि ईजीली यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद जी आपके पास क्वेश्चन आया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, आल्सो गुड डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक. तो डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो जैसे कि आम सा ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आता है कि देखिए कॉन्सेप्ट वाइज आपके क्वेश्चन होते हैं. डॉक्यूमेंटेशन हर हालत में ज़रूरी होती है. अब आप लोगों ने इतना पढ़ लिया तो आपको पता होगा कि देखें हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है डॉक्यूमेंटेशन. तो हम शुरू में लिखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वर्क डन एट ईच फेज इज़ रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट फेज. अब क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए जब हम किसी प्रोग्राम को बना रहे हैं तो जो हम एक फेज़ पे जो काम करें वो ज़रूरी है वो डॉक्यूमेंटेड हो, तो हमें वो नेक्स्ट फेज़ पे भी यूज़ कर सकेंगे. फॉर एग्जांपल देख लेते हैं. रिक्वायरमेंट आर मैप इनटू डिज़ाइन, सो वर्क डन एट रिक्वायरमेंट फेज इज़ रिक्वायर्ड इन अ डिज़ाइन फेज. जब हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि ये डिज़ाइन के अंदर तयशुदा होती हैं, यानी ये उसमें एक लफ्ज़ होता है, एक दूसरे के ऊपर मतलब रची बसी होती हैं रिक्वायरमेंट्स डिज़ाइन के अंदर, ताकि काम आसानी से हो सके. अब जब रिक्वायरमेंट फेज़ से हम बात करते हैं डिज़ाइन फेज़ तक जाने के लिए, तो रिक्वायर करता है ना वो सारी रिक्वायरमेंट जो उसने पहली फेज़ में की थी, तो वो ताकि वो जब वो उससे मिल जाती हैं ना वो डिज़ाइन के अंदर आ जाती हैं, डिज़ाइन बन जाता है, तो हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं, हम मतलब सिस्टम उसे कन्वर्ट कर देता है, तो वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं. बेस्ट वे टू कन्वे प्रीवियस वर्क डन इज़ थ्रू डॉक्यूमेंटेशन. और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि ये सारा काम आसानी से हो सके तो हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए. सो एट वन हैंड डॉक्यूमेंटेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर वेल मैनेज डेवलपमेंट. तो यहाँ भी आपको एक खूबी बताई गई कि देखिए डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो वेल मैनेज डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छी होती है. अगर हम बात करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन के फ़ायदों की, तो
डेटा मेंटेनेंस, अगर हम बाद में प्रोग्राम में एक मुख्तलिफ एप्लीकेशन को चेंज करना चाह रहे हैं तो हमारे पास रिटर्न होगा, डॉक्यूमेंटेड होगा, तो हम चेंज कर सकेंगे, उससे बेहतर बना सकेंगे। जब हम सिस्टम की बात करते हैं, जब सिस्टम यूज़ हो रहा है, देखिए हमने एक सिस्टम देखा, उसे डिज़ाइन किया, डिप्लॉय किया, इम्प्लीमेंट कर दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई प्रॉब्लम अकर हो गई। अब अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं, उसे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है जी डॉक्यूमेंटेशन का। दिस इज़ द रीज़न दैट वाई डॉक्यूमेंटेशन इज़ नीडेड टू बी फोकस। देर इज़ नो स्पेसिफिक टेक्निक फॉर डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ से पूछा क्या था ना, क्या कौन सा बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन है। देखिए कोई स्पेसिफिक टेक्निक नहीं होती डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन जो होती हैं वो पैरेलल भी डन की जा सकती हैं, पैरेलल भी उन पे काम किया जा सकता है जब डेवलपमेंट हो रही होती है। और एट एवरी स्टेज एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। अब हर स्टेज पे हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना है। यूँ समझ लें कि हम यहाँ पर आकर ना डॉक्यूमेंटेशन के हक में दलाइल दे रहे हैं, हर चीज़ में बता रहे हैं कितनी फ़ायदेमंद है डॉक्यूमेंटेशन। फॉर एग्जांपल इन रिक्वायरमेंट फेज SRS एंड FRS आर डेवलप्ड। अब जब डिज़ाइन रिक्वायरमेंट फेज पे तुम्हारे पास SRS और FRS बन गई, जब हम डिज़ाइन फेज पे गए तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन डेवलप हो गई कंटेनिंग एवरी मॉडल। ये दोनों मॉडल उसके पास आ गए। अब टेस्टिंग फेज में गए, टेस्ट केसेस हुए। अब वो जितने टेस्ट हुए, जितने रिजल्ट आए, वो सारे लिख दिए गए। डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इज कलेक्शन ऑफ ऑल दीज डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी प्रोजेक्ट में जो डॉक्यूमेंट होती है ना, उसकी कलेक्शन जो होती है ना, उन सारों को एक ही फाइल में, एक ही डॉक्यूमेंट में रखा जाता है। They are merged into single document to provide complete information about system। और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन को फिर जोड़कर एक सिंपल, एक सिंगल डॉक्यूमेंट बना दी जाती है जिसमें हर इंफॉर्मेशन होती है सिस्टम की। होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। देखें आप लोग बगैर सब्सक्राइब किए देखते हैं तो जिससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, तो काइंडली देखें मैं आपके लिए कितनी मेहनत करती हूँ, तो इन रिटर्न आप भी मेरे लिए क्या करें, ज़रा सब्सक्राइब कर दिया करें। लेक्चर नंबर 26 है जी डिज़ाइन पैटर्न। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आहिस्ता बोलूँ, तो अगर तेज़ हो गई तो सॉरी फॉर दैट। डिज़ाइन पैटर्न्स क्या हैं? ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि अलाउ करती हैं प्रोग्राम को कि वो शेयर करें नॉलेज। अब किस चीज़ की नॉलेज? अबाउट देयर डिज़ाइन। ये जो नॉलेज होती है, ये या यूँ कह ले कि ये जो सॉल्यूशन होती है ना, ये बार बार यूज़ की जा सकती है। अब इसे प्रॉपर देखते हैं जी। डिज़ाइन पैटर्न्स आर द डिवाइसेस दैट अलाउ प्रोग्राम टू शेयर नॉलेज अबाउट देयर डिज़ाइन। सच knowledge slash solutions can be used repeatedly over time। अब यहाँ पे आपको एब्रीवेशन भी क्लियर हो गई गॉफ की, गैंग ऑफ फोर। गॉफ स्टैंड फॉर गैंग ऑफ फोर। अब ये वो डिज़ाइन पैटर्न है जिसके अंदर हम इसके फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आएगा नेम, प्रॉब्लम, कॉन्टेक्स्ट, फोर्सेस, सॉल्यूशन, रिजल्ट, rationality, related patterns, and known uses of the format being applied। हर फॉर्मेट के सारे यूजेस सारे इसमें आ जाते हैं। पैटर्न जो होते हैं वो क्लासिफाई किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्रिएशन। Here we look into how the pattern are created। अब हम देखते हैं पैटर्न बनते कैसे हैं। देखें, याद रखिएगा जो पैटर्न्स होते हैं ना, वो क्लासिफाई होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्रिएशन। वो क्रिएशन के थ्रू, अकॉर्डिंग टू देयर क्रिएशन। अगर हम यहाँ देखते हैं ना कि हाउ पैटर्न आर क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। हेयर वी डील विद द ऑब्जेक्ट्स नेचर। अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, here we use inheritance to distribute behavior between classes। याद रखें, पैटर्न्स की हम बात करें, अगर हम स्ट्रक्चर्स की तरफ देखेंगे ना, या हम देखते हैं जी हमने स्ट्रक्चर्स पे काम करना है तो हम ऑब्जेक्ट्स के नेचर पे काम करेंगे। जब ऑन द अदर हैंड हमने अगर बिहेवियर पे बात करना है तो हम इनहेरिटेंस करेंगे उसके बिहेवियर को, जो डिस्ट्रीब्यूटेड बिहेवियर है उसकी क्लासेस के दरमियान। इसके बाद है जी फ्रेमवर्क। A framework simply dictate the architecture of the software।
فریم ورک کیا کرتا ہے وہ سمپل بتا دیتا ہے کہ اس سافٹ ویئر کا کیا آرکیٹیکچر ہے. اگر ہم آن دا ادر ورڈ کہیں کہ فریم ورک کنسسٹ آف ری یوزیبل پیٹرن. فریم ورک کو اگر ہم دوسرے طریقے سے کہیں تو یہ پیٹرنس کو بار بار یوز کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. یہ اس میں ہمیں ہر چیز پتہ چل جاتی ہے کیسے کام کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کین وی سے دیٹ دا او ایس آئی ریفرنس ماڈل ریپریزینٹ ہاریزینٹل پارشننگ آف اے سسٹم. تو کوشچن آپ سے پوچھا یہ کیا تھا کہ او ایس آئی جو ماڈل ہے ریفرنس ماڈل کیا وہ ہاریزینٹل پارشننگ آف سسٹم پہ کام کرتا ہے یا وہ ریپریزینٹ کرتا ہے. تو ہم اس کا آنسر دیں گے او ایس آئی ریفرنس ماڈل از اسٹینڈرڈ ریفرنس model for communication between two end user in the network. OSI ماڈل جو ہوتا ہے نا ریفرنس ماڈل وہ ایک اسٹینڈرڈ ریفرنس ماڈل ہے. اب یہ کیوں ہے, یہ کیا کام کرتا ہے, یہ کمیونیکیشن کرتا ہے. جب ہم کمیونیکیٹ کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں دو ہوں گے یا دو سے زیادہ اینڈ یوزرز ہوں گے تو ہم سمپل کر دیتے ہیں کہ نیٹ ورک کے اندر دو اگر ہمارے پاس ہے نا جی اینڈ یوزر تو وہ او ایس آئی کو ریفرنس ماڈل کو یوز کریں گے ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. تو یہ ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, ایک اسٹینڈرڈ سیٹ تھا. اب جو لیئرز آف او ایس آئی ماڈلز ہوتی ہیں نا وہ ڈفرینٹ لیئرز آف نیٹ ورک یوز کرتی ہیں یا یہ موجود ہوتی ہیں ڈفرینٹ لیئر آف نیٹ ورکس پر. یہ انیبل کرتے ہیں جی یوزر کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, یعنی کہ مدد کرتی ہیں یوزر پہ کو وہ کمیونیکیٹ کر سکے. جب ہم ہاریزینٹل پارشننگ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ویئر horizontal partitioning is a way to organize module based on functionality. horizontal partitioning جو ہوتی ہے وہ functionality پہ کام کرے گی. ایسی جو partitioning ہوگی نا وہ ایکسٹینشنز پہ کام کر رہی ہوگی, وہ افیکٹس کرے گی دوسرے موڈیولز کو. تو ہم کہہ سکتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ او ایس آئی ریپریزینٹ کرتا ہے ہاریزینٹل پارشننگ کو. یاد رکھیں اس کو کوشچن کا آنسر یہ بنا کہ دیکھیں ہاریزینٹل پارشننگ کو کبھی بھی او ایس آئی نہیں کرے گا ریپریزینٹ. کیونکہ ہاریزینٹل پارشننگ جو ہوتی ہے نا وہ اپلیکیشن لیئر پہ کام کرتی ہے, جبکہ او ایس آئی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہر لیئر پہ کام کرے گی. یوں سمجھ لیں او ایس آئی ایک کمپیوٹر ہے اور جو فار ایگزامپل کہہ رہی ہوں تو ہاریزینٹل پارشننگ آپ کی کی بورڈ ہے, تو اس کا یہ کی بورڈ یا ایک اپلیکیشن ہے کمپیوٹر کے اندر. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ او ایس آئی کی طرح ہاریزینٹل پارشننگ کام کر رہی ہے, وہ تو سمپل ایک اپلیکیشن کو رن کر رہی ہے نا, ایک لیئر پہ کام کر رہی ہے. تو آن ادر ہینڈ او ایس آئی بذات خود ایک پورا ماڈل ہے جو کہ ہر لیئر پہ کام کر رہا ہے, یعنی وہ ہر لیئر کو اپنی دسترس میں لے رہا ہے. اس کے بعد ہی آپ کے پاس امپورٹنٹ تھا let's suppose there is a system which comprises of following server connected by network. Question آپ کے پاس آیا جی ویب سرور, ای میل سرور, سیکیورٹی سرور, ڈیٹا بیس سرور. تو اس میں تھا کہ ایک کلائنٹ ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اسیس کرے ویب سرور کو. کیا وہ ڈائریکٹلی اسیس کر سکتا ہے ویب سرور کو بائی یوزنگ HTTP پروٹوکول. However, will the client also access email server? اب جو کلائنٹ ہے وہ ایک کے ساتھ دوسرے سرور کی طرف بھی جانا چاہتا ہے. اب وہ اور will it be indirectly through web server? کیا وہ ویب سرور کو یوز کرتے ہوئے کام کر سکتا ہے؟ اگر یہی سارا پروسیس دیکھ رہے ہیں تو اس کلائنٹ کے آرام نہیں آیا, وہ ڈیٹا بیس سروس کی طرف چلا گیا. اب وہ ڈیٹا بیس سروس کی طرف کیسے جا سکتا ہے, یہ سارا کوشچن تھا جی آپ کے پاس. گائز ایسے کوشچنز آپ کے پیپر میں بہت زیادہ آتے ہیں تو اسے کمپلیٹ سنا کریں اور سمجھا کریں. یہ تھوڑا سا یہ دیکھیے جی, یہ جو ہوتے ہیں نا یہ آپ کے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ کنسیپٹ بیس چل رہا ہوتا ہے سارا. یہ ہے جی ڈیٹا بیس سرور, ویب سرور اور ای میل سرورز. یہ سارے جو ہوتے ہیں نا جتنے بھی ہمیں سرور دیے گئے تھے نا یہ ریموٹیڈ ایریاز پہ کام کرتے ہیں, یہ ریموٹلی لوکیٹڈ ہوتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں نا نیٹ ورک کی تو اس کے اندر نمبر آف کلائنٹ ہوتے ہیں. یہ کنسسٹ کرتا ہے نا نیٹ ورک کے کسی جتنے تعداد ہے کلائنٹس کی, تو دیر از آلویز اے مین سرور. تو ایک ضروری ہوتا ہے کہ مین سرور ہوتے. اس کے بعد آپ جب 601 پڑھیں گے نا تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہب اور یہ ریپیٹر اور یہ سارے چلتے ہیں وہاں پہ, اسٹار ٹپالوجی سارے کام کاری ہوتی ہیں. جنہوں نے پڑھ لیا ہے ان کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے.
یہ مین سرورز یوز کیے جاتے ہیں، وہ سارے مین سرورز ہوتے ہیں آپ کے. تو گیٹ وے سرور، اب یہاں پہ آپ کو بتایا یہ کیا تھا کہ دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ یوز کریں ایک مین سرور جس کا نام دیا گیا ہے گیٹ وے سرور. Every request of client is directed toward the server. اب جتنی ریکویسٹ ہے نا جی کلائنٹ کی وہ جا رہی ہوتی ہیں سرور کے پاس، اور سرور جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ کرتا ہے ہر کلائنٹ کی ریکویسٹ کو اکارڈنگ ٹو دیئر کہ وہ کیا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ جس چیز کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہے. آیا وہ ای میل سرور کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہے، ویب سرور کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہے، یا ڈیٹا بیس سرور کے ساتھ. تو وہ سرور جو ہوتا ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک بادشاہ ہے، وہ رایا کی بات سن رہا ہے. اب جس کو جو پرابلم ہے وہ اس پرابلم کے اکارڈنگ کام کر رہا ہے. اگر کسی کو بھوک لگی ہے یا اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہ ان سے کھانا پرووائڈ کرے گا. یہ فار ایگزامپل آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. تو سرور کا مطلب یہ ہوا کہ جو گیٹ وے سرور ہے یہ باس ہے، یہ جو SRO کی باتیں سن رہا ہے، ہر ایک پرابلم کو اس کے سلوشن کے اکارڈنگ سالو کر رہا ہے. Another reason of directing data through server is location transparency. اب جب ٹرانسپیرنسی کی ہم بات کرتے ہیں لوکیشنل کی، تو یہ کام بھی سرور کا ہے کہ وہ ہر ایک کو پرائیویسی دے گا، سیکیورٹی فراہم کرے گا دوسرے نیٹ ورک کو بھی. تو یہ سارا کام سرور کرتا ہے. ہوپ سو آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. کہانی میں چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.